हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम जैसे लोकसभा वाला जो हमारा क्लास था उस क्लास में कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा और इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट हैं उन की पॉइंटों पे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्या था कि लोकसभा जो है, लोकसभा की ज़मानत राशि के बारे में यदि मैं बात करूं, लोकसभा की ज़मानत राशि जनरल और ओबीसी के लिए, ये यहाँ अभी हम बात कर लेते हैं लोकसभा। देखो दोस्तों, ये आप लोकसभा समझ रहे हो ना, लोकसभा जिसका जो सांसद होते हैं आपके क्षेत्र के, जो डिस्ट्रिक्ट में जो सांसद होते हैं उनका वाला, उनसे वे जो सदस्य बनते हैं, जो प्रधानमंत्री के चुनाव जिन्हें बोलते हैं उन चुनाव के बारे में बात करें, लोकसभा के चुनाव वे होते हैं, ठीक है, जो 2024 में भी होंगे। अच्छा, लोकसभा की जो जमानत राशि है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसकी एक कैटेगरी है आपकी ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है, जनरल और ओबीसी, और एक कैटेगरी है आपकी एससी और एसटी वाली, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या ये जनजाति, अनुसूचित जनजाति और इसमें मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला, ठीक है। तो इसमें आपकी जो जमानत राशि होती है, वो जमानत राशि यदि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको फार्म भरते समय 25,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। और यदि आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं, यदि आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपको 50% यानी 12,500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे फार्म भरते समय, ठीक है। अच्छा, अब बात ध्यान रखने की है, ये आपकी जमानत राशि, आप फार्म भरने गए DM ऑफिस, फार्म भरा, फार्म जमा कर दिया, उसके साथ 25,000 रुपये जमा कर दिए। SC ST से हैं तो 12,500 रुपये जमा कर दिए। लेकिन यदि आप चुनाव हार जाते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी है, चुनाव हार जाने के बाद आपको ये वापस मिल जाता है, और कुछ कंडीशन ऐसी है कि आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में बहुत मतलब बोला गया कि जो राकेश टिकैत है इसने चुनाव लड़ा था अपने यहाँ के, इसकी तो जमानत राशि जब्त हो गई थी। सुना था, मैंने भी सुना था ये सब चीज़ें। तो जमानत राशि जब्त होने का मतलब क्या होता है? जमानत राशि जब्त होने का मतलब होता है कि जब आप वैध मतों का 6वां हिस्सा प्राप्त न कर पाते हो, ठीक है। जैसे मान लिया आपके क्षेत्र में चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, और आपके क्षेत्र में जब चुनाव होते हैं और वहाँ वैध मत जो होते हैं, यानी आपको वैध मतों का 6वां हिस्सा, अच्छा, यदि आप ये 6वां हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, 6वां हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब जब आप 6वां हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब आपके साथ क्या होता है? तब आपकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में विवाद होने पर आपको सबसे पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका लोकसभा और विधानसभा किसी एक में भी, विधानसभा कौन सी होती है? जो आप विधायक चुनते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश से तो योगी आदित्यनाथ जी आपके विधानसभा के क्या हैं, मतलब जो उन्हें नेता सदन बोलते हैं ना, नेता सदन, यानी ये उस सदन के नेता हैं। कौन? विधानसभा जो है, विधानसभा के नेता कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन सी विधानसभा के? उत्तर प्रदेश विधानसभा के। तो इसी प्रकार से यदि लोकसभा केंद्र सरकार में है और विधानसभा राज्य सरकारों में है तो सेम सी प्रोसेस होता है। इन्होंने बोला है कि यदि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में किसी में भी प्रॉब्लम हो जाता है तब आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। यदि यहाँ लिख लेंगे इसको, यदि लोकसभा या विधानसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में विवाद होता है, चुनाव में विवाद की जो कंडीशन होती है, विवाद होने पर आप पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, यानी फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यदि लोकसभा चुनाव में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है
तो वहाँ आप डायरेक्ट कहाँ नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अच्छा, और एक बात और एक पॉइंट और ध्यान रखना है लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में आपको एक व्यय सीमा की राशि दी जाती है कि इससे ज़्यादा आप, इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में इससे ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हैं उसके प्रचार प्रसार में। तो ये राशि आपकी 70 लाख रुपए निर्धारित की गई है। और इसमें जो ये जो 70 लाख रुपए है, 70 लाख इतने, ये व्यय राशि है, व्यय राशि, ठीक है। ये राशि निश्चित निर्धारित कर दी गई है कि इतनी राशि से ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है इसमें, ये 70 लाख रुपए जो है, इस 70 लाख रुपए में पार्टी का जो खर्चा है वो शामिल नहीं है। जो पार्टी खर्च है यानी पार्टी व्यय, इसमें शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। दोस्तों ये जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और हमें ध्यान भी रखना चाहिए। यदि यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता है तो आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट यदि नहीं भी आता है तो भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव तो ऐसे चुनाव हैं जिन चुनावों को हम डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिन चुनावों में, ठीक है। तो यहाँ आपको रुचि भी होती है और वैसे भी जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पार्टी का व्यय इसमें शामिल नहीं होता है और 70 लाख रुपए से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। इन 70 लाख रुपए में पार्टी का खर्चा शामिल नहीं है, पार्टी के खर्चे से अलग 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें मैंने बताई आपको। और जैसे एक दो पॉइंट पे और बात करेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है दोस्त, जो आप इसको किसी ब्रैकेट में आप लिख लेना अपने नोट्स में, या नोट लगा कर लिख लेना। पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मान्यता प्राप्त दल है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, जो मान्यता प्राप्त दल का जो सदस्य है, यानी मान्यता प्राप्त दल के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर चुनाव को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। देखो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि चुनाव को तब रद्द किया जाएगा, यानी चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट ना हो उससे पहले मृत्यु होनी चाहिए। कि जैसे मान लिया जो कोई पंजीकृत उम्मीदवार है, पंजीकृत उम्मीदवार है और पंजीकृत उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, कब? चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले। जो चुनाव स्टार्ट होने से पहले यदि वो मर जाता है और वो दल पंजीकृत दल है, यानी रजिस्टर्ड दल है, मान्यता, उसे मान्यता मिली हुई है दल की, तो यदि वो मर जाता है उसका आदमी, नेता, तो वहाँ क्या हो जाता है, चुनाव रद्द हो जाता है, ठीक है। ये एक आपको, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, जो पंजीकृत उम्मीदवार है वो उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होता है, ठीक है। जनित दल तो मान्यता प्राप्त हो, लेकिन जो उम्मीदवार है पंजीकृत उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होता है, ठीक। और चुनाव स्टार्ट होने से पहले मृत्यु होनी चाहिए। यदि चुनाव स्टार्ट हो गया है और तब मृत्यु होती है तब भी चुनाव रद्द नहीं होता है। ये 2-3 बात है ध्यान रखने की, आप इसमें बहुत डीपली इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी चुनाव लड़ने के लिए, जैसे आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो एज है वो 25 है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। और एक और बात है, आप भारत में कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी निर्वाचक नामावली में आपका नाम होना चाहिए, आप चुनाव लड़ लेंगे, ठीक। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, वो भी जम्मू कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी है कहाँ से? गुजरात से हैं, लेकिन चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा है, ठीक है। तो आप इंडिया में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके 2-4 रूल और इम्पोर्टेंट हैं कि जो ये आपके प्रस्तावक के बारे में यदि बात की जाए कि जो मान्यता प्राप्त दल है, चुनाव लड़ने के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। मान लिया आपको चुनाव लड़ना है और आपका दल मान्यता प्राप्त है, तो आपको केवल एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत है। आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए प्लीज़ दोस्तों, यदि मैं लिखता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। बाकी मैं आराम से बोल रहा हूँ, आप इन्हें लिख लीजिए।
यदि मान्यता प्राप्त दल का सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे केवल और केवल एक प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि गैर मान्यता प्राप्त दल चुनाव लड़ना चाहता है तो उस सिचुएशन में केवल 10 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। यानी वहाँ मैंडेटरी है कि आपके पास 10 प्रस्तावक हो तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, जो आपका दल मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक। और प्रस्तावक में आम नागरिक होता है, जो आम नागरिक होते हैं ना, हम जैसे नागरिक, ये भी प्रस्तावक बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अच्छा, एक आपका कुछ पॉइंट है जिसे अभी मैं आपको एक पॉइंट की बात करूं। अभी हम कितनी देर से जिसे बात कर रहे हैं, पंजीकृत दल और मान्यता प्राप्त दल। एक बार इनमें भी डिफरेंस समझ लेते हैं कि जैसे पंजीकृत दल और मान्यता प्राप्त दल में डिफरेंस क्या होता है। पंजीकृत दल और मान्यता प्राप्त दल में एक मेजर सा डिफरेंस है कि पंजीकृत दल जो होता है, पंजीकृत दल, दोस्तों आप इनको लिख भी सकते हो, आपकी जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजीकृत दल का मतलब होता है कि जिसको निर्वाचन आयोग ने केवल पंजीकृत किया है, उसे अभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसे अभी दर्जा नहीं दिया गया है कि आप क्षेत्रीय हैं या राष्ट्रीय हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा अभी प्राप्त नहीं है। अच्छा, केवल क्या किया गया है, पंजीकृत किया गया है इस दल को, तो ये तो पंजीकृत दल हुआ। लेकिन जो मान्यता प्राप्त दल होता है, मान्यता प्राप्त दल में 2 प्रकार के दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होता है, एक क्षेत्रीय दल होता है। जैसे आपका एनडीए है और यूपीए है, ये 2 बड़ी पार्टी हैं जिनको कांग्रेस और बीजेपी बोला जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय दल है, इनमें जो एक मायावती की जो बीएसपी जो पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, ये भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था ऐसे भी, शायद इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, शायद था, मैंने पढ़ा था ये चीज़ कि जो मायावती वाली पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, इस माननीय कांशीराम जी की जो पार्टी है, उस पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था। तो यानी मान्यता प्राप्त दल में 2 प्रकार के दल होते हैं, एक तो क्षेत्रीय दल होता है और एक आपका राष्ट्रीय दल होता है। लेकिन अब इनका क्राइटेरिया है कि कौन राष्ट्रीय दल होगा और कौन क्षेत्रीय दल होगा, इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे मान्यता प्राप्त दल में क्या आ जाएगा आपका 2, एक तो राष्ट्रीय और एक हो गया आपका क्षेत्रीय दल। ठीक है। अच्छा, अब इसका राष्ट्रीय दल का और क्षेत्रीय दल का क्राइटेरिया किस प्रकार निर्धारित होता है, क्या होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में ये एक सामान्य नियम है, एक वैकल्पिक नियम है। यहाँ 2 नियम, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल में 2 नियम फॉलो होते हैं। एक दल होता है सामान्य नियम और एक होता है आपका एक सामान्य नियम हो गया और एक हो गया आपका वैकल्पिक नियम। वैकल्पिक नियम, ठीक है, यानी 2 नियम है, सामान्य नियम और वैकल्पिक नियम। तो इनमें जो है आपका सामान्य नियम जो है, सामान्य नियम में 4 राज्यों में अलग अलग उस दल को 4 सीटें प्राप्त हों और 6% से ज़्यादा वैध मत प्राप्त हों। ठीक है, यानी इसमें जो आपका सामान्य दल है, इन सामान्य नियम में 4 राज्यों में क्या प्राप्त हो, 4 राज्यों में 4 सीटें प्राप्त हो, 4 सीट प्राप्त हो, यानी अलग अलग राज्यों में 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखने वाली है। और 6% वैध मत प्राप्त हो, 6% वैध मत प्राप्त हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि 4 सीटें अलग अलग राज्यों में 4 सीटें प्राप्त हो, 4 राज्यों में 4 यानी 16 सीट हो गई, और 6% जो वैध मत है ये प्राप्त हो, ये आपका सामान्य नियम हुआ। ठीक, लेकिन वैकल्पिक नियम की यदि मैं बात करूं, अच्छा इसमें सामान्य नियम में एक बात और आप ऐड कर सकते हो, इसमें ये है ना, जो 3 राज्यों में कुल 2% सीट लोकसभा की हो, यहाँ आप एक और रूल ऐड कर सकते हो कि जो ये सामान्य नियम है, इसमें 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीट प्राप्त हो। ठीक है, यदि आपको
3 राज्यों में 2% लोकसभा सीटें प्राप्त हैं, तो वहाँ भी आपका दल राष्ट्रीय दल है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके वैकल्पिक नियम के बारे में कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए वैकल्पिक नियम क्या है, कैसे हमको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है, तो उसका वैकल्पिक नियम क्या है। उसके वैकल्पिक नियम में एक नॉर्मल बात है कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो बस। ठीक है। यदि आपको 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है, यदि आपको इन 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो भी आप वैकल्पिक रूप से राष्ट्रीय दल का दर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अच्छा, और इसमें अब क्षेत्रीय दल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हमारा था राष्ट्रीय दल के बारे में। अब क्षेत्रीय दल के जो 5 रूल हैं उनको आप आराम से लिखेंगे और मैं आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है। 2-4 मिनट के पॉइंट होंगे, इनको आप समझ लेना, मैं समझाते हुए आपको लिखवाता चलूँगा, आप लिखना नोट में, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है पेपर में कि किस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, निम्न में से कौन सा रूल है। ठीक है। इसी प्रकार क्षेत्रीय दल से तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। लेकिन यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपने भी बहुत क्लास की होंगी यूट्यूब पे, शायद मेरा मानना है कि हर टीचर इनको नहीं कवर कराता है। नॉर्मल एग्जाम वाले जो टीचर होते हैं, आप और किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आपका वही घास काटने वाली बात हो जाती है। ठीक, वन लाइनर तरीके से। तो आप यहाँ थोड़ा सा आराम से नहीं लिखें, आपके काम आएंगे। जैसे पहला पॉइंट है क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपका पहला पॉइंट है कि विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत तथा 2 सीट प्राप्त हों। ठीक है। जो यदि आपको क्षेत्रीय दल बनना है तो आपका विधानसभा चुनाव में कितना 6% वैध मत और इसी के साथ में क्या है 2 विधानसभा सीट। ठीक है, 2 विधानसभा सीट प्राप्त हों। ये बात आपको ध्यान रखना। एक पॉइंट हुआ ये, विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त हों और 6% वैध मत प्राप्त हो, कहाँ, विधानसभा में, तो आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि आपके पास लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत का दर्जा प्राप्त है और 1 सीट लोकसभा की प्राप्त है तो भी आपको विधानसभा ये क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। यदि आपको लोकसभा में 6% वैध मत प्राप्त हैं और 1 सीट लोकसभा की आपके पास है तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया, लोकसभा चुनाव में प्रत्येक 25 पर 1 सीट प्राप्त करें। जो आपकी 25 सीटें हैं वहाँ आपको प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट प्राप्त करना है। यह बड़े राज्यों के लिए लागू होता है रूल। ये रूल हर राज्यों के लिए लागू नहीं होता। रूल नंबर 3 जो मैंने बताया कि लोकसभा में प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट प्राप्त करना है, तो वहाँ आपको यदि प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट, जैसे उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, हम उत्तर प्रदेश को लेकर समझ लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो इसमें 25-25 के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। एक 25 का बन गया, दूसरा 50 पे जाके 25 का बनेगा 50 सीटों पर, और तीसरा 75 पर बनेगा। तो 3 पेयर में, यानी बड़े राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए आपके लिए क्या रूल लागू होगा, आपको 1 सीट यहाँ प्राप्त करनी पड़ेगी, 1 सीट यहाँ प्राप्त करनी पड़ेगी और 1 सीट यहाँ प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है। यदि आप इस प्रकार लोकसभा की 3 सीटें प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है विधानसभा के चुनाव में 3 सीट या 3% सीट जो भी अधिक हो, या तो 3 सीट अधिक हो या टोटल सीटों का 3% सीट वो हमें प्राप्त करना पड़ेगा, तब आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक। अच्छा, लास्ट पॉइंट है कि लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 8% वैध मत भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं तो भी आप क्षेत्रीय पार्टी बन जाते हैं। जैसे आपको कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है, केवल फुलफिल करना है क्या, कि यदि आपके पास लोकसभा या विधानसभा चुनावों में वैध मतों का 8% मत आपके पास है तो आप क्षेत्रीय दल की पार्टी बन जाएंगे। तो ये 5 क्राइटेरिया, आप इनको रीस्टार्ट कर करके से आगे पीछे लो मोशन पे वीडियो को देख के आप इनको लिख सकते हैं। ठीक।
ठीक है, मैंने मौखिक ही आपको बताया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको समझने का प्रयास करें और तब तक हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं उन गरीब बच्चों तक पहुंच पाऊं जो किसी कोर्स को परचेज करने में सक्षम नहीं हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य इस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देना है और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोग्राम है। हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि यूपीएससी सिलेबस के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी मैं गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ दोस्तों। आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं उन गरीब बच्चों तक पहुँच जाऊँगा जिनको इसकी वास्तव में नीड है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।